आज की तारीख में इंटरनेट पर अगर कोई एक नाम हर तरफ छाया हुआ है तो वो है अक्षय खन्ना। बिल्कुल, अक्षय खन्ना। और वजह है उनकी नई फिल्म धुरंधर। 50 साल की उम्र में उन्होंने जो वापसी की है वो सिर्फ एक कमबैक नहीं है, एक तूफान है। सही बात है। फिल्म के मेन हीरो रणवीर सिंह है, लेकिन सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हुए हर कोई सिर्फ अक्षय के रहमान डकैत वाले किरदार की बात कर रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पर तो मीम्स की बाढ़ आ गई है। वही लोग लिख रहे हैं कमबैक हो तो ऐसा। सही कहा। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक हिट फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे एक्टर के सफर का नतीजा है जिसने हमेशा बॉलीवुड के बनाए हुए रास्तों पर चलने से इनकार किया। हाँ, हमेशा लीक से हटके चले हैं वो। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि जो एक्टर स्टारडम के हर नियम को तोड़ता आया वो आज अचानक उसके बिल्कुल सेंटर में कैसे आ खड़ा हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फिल्म की सफलता की ही बात करते हैं। हाँ। 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई धुरंधर ने तो बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। बिल्कुल। अब तक दुनिया भर में लगभग 721 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। 721 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो असली चर्चा है वो इस नंबर से ज्यादा इस बात की है कि ये कमाई हो कैसे रही है। अच्छा। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें सपोर्टिंग एक्टर यानी अक्षय खन्ना मेन लीड पर भारी पड़ गए। हाँ, रणवीर सिंह पर। ट्रेड एनालिस्ट हैरान है। फराहान ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस रोल के लिए अक्षय को ऑस्कर मिलना चाहिए। ऑस्कर, वाह। हाँ, ये दिखाता है कि परफॉर्मेंस का असर कितना गहरा है। और परफॉर्मेंस भी किस किरदार की? रहमान डकैत। हाँ। मुझे पता चला है कि ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें असलियत में है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाती है। बताइए। उनका किरदार कराची के एक कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल रहमान बलोच पर आधारित है, जिसे रहमान डकैत के नाम से जाना जाता था। अच्छा। फिल्म की कहानी कराची के लियारी इलाके के गैंग वॉर से जुड़ी है, जो एक जमाने में ड्रग्स, अपहरण और राजनीतिक सांठगांठ का एक बहुत खतरनाक अड्डा हुआ करता था। बाप रे। और रहमान डकैत का दबदबा इतना ज्यादा था कि जब पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो सालों के बाद वापस लौटी थी तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एक बार उसने संभाली थी। क्या बात है। एक गैंगस्टर जो एक पूर्व प्रधानमंत्री की हिफाजत कर रहा हो। हाँ। इससे तो किरदार को एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन मिल जाता है। यही तो बात है। ये कोई आम विलन नहीं है और अक्षय खन्ना ने इसी जटिलता को पर्दे पर उतारा है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर भी उतना ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। हाँ, उनके करियर को देखें तो वो हमेशा से ही चौंकाते रहे। 1997 में बॉर्डर से जब उन्होंने शुरुआत की। बॉर्डर, हाँ। तो उस दौर के जो एक्शन हीरो वाली इमेज थी वो उससे बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल। एक शांत, संवेदनशील फौजी का किरदार, जिसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला। और वो एक ऐसा दौर था जब हर एक्टर 6 पैक एब्स और एक जैसी एक्शन फिल्में कर रहा था। सही बात है। उस माहौल में आकर उन्होंने दिल चाहता है में सिड का किरदार निभाया। सिड, क्या किरदार था वो। एक ऐसा हीरो जो खामोश है, समझदार है, पेंटर है। वो फिल्म आज भी एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। मुझे आज भी दिल चाहता है का सिड याद है। उस एक किरदार ने दोस्ती को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। हाँ, वो खामोशी में कितना कुछ कह जाते थे। फिर हंगामा का वो मस्त मौला जीतू, रेस का शातिर राजीव और सेक्शन 375 का वो बेहद गंभीर वकील। हाँ, रेंज तो कमाल की है। लेकिन इसी सफर में एक लंबा ठहराव भी आया। एक ऐसा दौर जब वो पर्दे से लगभग गायब हो गए थे। हाँ, वो 2012 से 2016 वाला फेज है ना? हाँ, पूरे 4 साल। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में माना था कि वो बहुत मुश्किल समय था। वो एक तरह के डिप्रेशन से गुजर रहे थे क्योंकि उन्हें वैसे रोल नहीं मिल रहे थे जो वो करना चाहते थे। लेकिन क्या ये सिर्फ अच्छे रोल्स की कमी थी या फिर इंडस्ट्री को ही समझ नहीं आ रहा था कि उनके जैसे एक्टर को कहाँ फिट किया जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि वो किसी एक खांचे में तो कभी फिट हो ही नहीं। शायद दोनों बातें थीं। इंडस्ट्री एक एक्टर को टाइपकास्ट करना चाहती है और अक्षय खन्ना हमेशा उससे बचते रहे। सही। और इसी दौरान वो एक और निजी लड़ाई लड़ रहे थे जो बहुत कम उम्र में शुरू हो गई थी। अब बालों की बात कर रही है? हाँ, बालों का झड़ना। महज 19-20 साल की उम्र में जब उनके बाल झड़ने लगे तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने एक बार कहा था, ये एक पियानो वादक के अपनी उंगलियां खोने जैसा महसूस हुआ। ये बहुत पावरफुल बात है।
एक एक्टर के लिए उसका लुक कितना मायने रखता है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कभी वेग या हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा नहीं लिया, जो आज के जमाने में बहुत आम बात है। और यहीं से उनकी शख्सियत का वो पहलू सामने आता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है, अपनी सच्चाई पर टिके रहना। हाँ, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। विग ना पहनना सिर्फ एक कॉस्मेटिक चॉइस नहीं थी, ये एक फिलॉसफी थी। उनकी ये जिद है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, ये सिर्फ उनके बालों या किरदारों तक ही सीमित नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी निजी जिंदगी के फैसले भी उतने ही अनकन्वेंशनल रहे हैं। बिल्कुल। 50 साल की उम्र में भी उन्होंने शादी नहीं की है, और ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई मिला नहीं। वो शादी जैसी संस्था में ही यकीन नहीं रखते। हाँ, उनका एक पुराना इंटरव्यू आजकल फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने का। हाँ, मैंने भी देखा। वो कहते हैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। आज के समाज में ये बात कहना बहुत हिम्मत का काम है। और सिर्फ यही नहीं, वो धर्म को भी नहीं मानते। हाँ। बॉलीवुड की पार्टियों से दूर रहते हैं, उनका कोई पीआर एजेंट नहीं है। सोचिए, आज के जमाने में जहां एक छोटे से इन्फ्लुएंसर की भी पीआर टीम होती है, वहां अक्षय खन्ना जैसे बड़े एक्टर का बिना पीआर के काम करना, ये सोचना भी नामुमकिन लगता है। आपने पीआर की बात की, तो ये सिर्फ पार्टियों से दूर रहना नहीं है, ये आज के सेलिब्रिटी वाले पूरे कॉन्सेप्ट को ही नकारना है। सही बात है। आज एक्टर की पर्सनल लाइफ, उसके रिश्ते, उसके बच्चे, सब एक प्रोडक्ट है जिसे बेचा जाता है। अक्षय खन्ना ने हमेशा इस बात से इनकार किया है। उनका मानना है कि मेरा काम मेरी एक्टिंग है, मेरी निजी जिंदगी मेरी है। उनका वो एक कोट है जिसमें वो कहते हैं, हाँ, कि अगर खुद को बदलने से ही इंडस्ट्री में रहा जा सकता है, तो मैं बाहर होना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। बिल्कुल, ये आज की अटेंशन इकोनॉमी में एक तरह से कमर्शियल सुसाइड जैसा कदम है। बिल्कुल। लेकिन वो उस पे भी टिके रहे। और शायद यही वजह है कि धुरंधर की सफलता इतनी बड़ी बात लग रही है। हाँ, ये उनकी शर्तों पर मिली हुई जीत है। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब फिल्म के उस पहलू पर आते हैं जो उसे सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना रहा है। हाँ, फिल्म का पॉलिटिकल एंगल। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स में इसे प्रोपेगेंडा का धुरंधर तक कहा जा रहा है। हाँ, ये टर्म इस्तेमाल हो रहा है। मुख्य आरोप यह है कि फिल्म 2004 से 2014 तक की जो यूपीए सरकार थी, यानी 2014 से पहले वाली सरकार, हाँ, उसे एक बहुत ही कमजोर और भ्रष्ट सरकार के तौर पर दिखाती है। बिल्कुल। और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर आधारित एक किरदार है, जिसे रणबीर सिंह ने निभाया है। हाँ, कहा जा रहा है कि फिल्म उन्हें एक ऐसे अकेले नायक की तरह दिखाती है जो अपनी ही निकम्मी सरकार से लड़ रहा है और एक दिव्य पुरुष के आने का इंतजार कर रहा है। इशारा बहुत साफ है। बिल्कुल, ये नैरेटिव बहुत स्पष्ट है, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आप इसे प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, लेकिन ये फिल्म एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान नहीं है, जैसा कि अक्सर इस तरह की फिल्मों पर आरोप लगता है। हाँ, बल्कि ये कराची का एक आधुनिक चेहरा दिखाती है, जहाँ डिस्को है, जहाँ के किरदार घिसे पिटे नहीं हैं। मतलब ये कि प्रोपेगेंडा तो है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, और यहीं पर फिल्म की कहानी खुद अपने ही तर्कों में उलझ जाती है। कैसे? कुछ समीक्षकों ने एक बहुत बड़ा लूप होल पकड़ा है। फिल्म में एक सीन है जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्टर को पता चलता है कि सरकार का ही एक मंत्री देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। एक तरह से देशद्रोही है। हाँ, तो जाहिर है वो ये बात सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री को बताएंगे। नहीं, यही तो फिल्म का सबसे बड़ा विरोधाभास है। क्या? वो ये जानकारी अपनी ही सरकार को नहीं देते। ये कैसे हो सकता है? मतलब देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का हेड, जिसे पता है कि एक मंत्री गद्दार है, वो चुप बैठा है। हाँ, लॉजिक के हिसाब से ये बात बिल्कुल बेतुकी है। मतलब कहानी यहाँ पे खुद ही अपनी बात काट रही है। ये तो बहुत बड़ा झोल लगता है। और आलोचकों का यही कहना है कि ये झोल इसलिए है क्योंकि फिल्म का मकसद एक तार्किक कहानी सुनाना नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश देना था। संदेश ये कि पुरानी सरकार इतनी बेकार थी कि उसके अपने ही अफसर उस पर भरोसा नहीं करते थे। और इस संदेश को देने के लिए कहानी के लॉजिक की भी परवाह नहीं की गई। और यहीं पर फिल्म एक एंटरटेनर से बढ़ के एक पॉलिटिकल टूल बन जाती है। बिल्कुल। तो एक तरफ अक्षय खन्ना का जबरदस्त अभिनय और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा राजनीतिक विवाद। ये फिल्म वाकई कई परतों वाली है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अक्षय खन्ना की ये वापसी इतनी खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे कलाकार की जीत है जिसने कभी सिस्टम के आगे घुटने नहीं टेके। सही। आज जब वो मुख्य धारा की सफलता और बहस दोनों के केंद्र में है, तो ये इस बात का सबूत है कि सच्चे टैलेंट को आप बहुत लंबे समय तक साइडलाइन नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी बात कही। अक्षय खन्ना शायद कभी स्टार बनने की दौड़ में शामिल ही नहीं हुए, वो हमेशा एक कलाकार रहे हैं। बिल्कुल।
धुरंधर की सफलता ये है कि स्टारडम खुद चलकर उस कलाकार के पास आया है। जी, वो उसके पीछे नहीं भागे। सही कहा। फिल्म ने बस उस कला को एक बार फिर से एक बहुत बड़े मंच पर लाकर रख दिया है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। क्या है वो सवाल? आज के सोशल मीडिया, पीआर और 2400 घंटे की न्यूज साइकिल के दौर में जहां हर चीज एक परफॉर्मेंस है, क्या एक कलाकार का सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना और बाकी सब शोर से दूर रहना ही सफलता का सबसे प्रामाणिक, सबसे सच्चा रास्ता है? या अक्षय खन्ना सिर्फ एक अपवाद? हाँ, एक एक्सेप्शन टू द रूल। सोचने वाली बात।